हेलो दोस्तों, एडवांस जीएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त इंद्रजीत। दोस्तों, संविधान की श्रृंखला में मैं आप लोगों से संविधान पे बात कर रहे हैं और संविधान की बहुत ऐसी बातें हैं जो मूलभूत हैं, जिन्हें हमको और आपको जानना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। उसी क्रम में हमने पिछली वीडियो में बात किया था कुछ नागरिकता के बारे में, और उस नागरिकता से संबंधित कुछ बातें और हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि आप जान लीजिए। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, प्लस आपको अपने लिए भी जानना ही चाहिए कि आखिर हमको संविधान नागरिकता किस प्रकार से प्रदान करता है, या जो नागरिकता हमें मिली हुई है वो खत्म किस प्रकार से हो सकती है, या गवर्नमेंट उसको किस प्रकार से टर्मिनेट कर सकती है। तो उसमें हमारे दोस्तों, जो देश में एक कानून बनाया गया था 1955 में, नागरिकता अधिनियम, ठीक है दोस्तों, नागरिकता अधिकार अधिनियम या नागरिकता अधिनियम आप कह सकते हैं, 1955 में बनाया गया था। इसमें 8 से 9 बार संशोधन किया जा चुका है, और जो लेटेस्ट संशोधन किया गया था उसको आपने CAA के नाम से जानते हैं, वो अभी 2020 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, इन तीनों देश के जो नागरिक हैं उनको नागरिकता कुछ तेजी के आधार पर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है इस अधिनियम में। वहां के जो परसिक्यूटेड लोग हैं, यानी कि जिनको वहां सताया जा रहा है, और जो माइनॉरिटी हैं, वो किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या वहां पे माइनॉरिटी है। ठीक है ना। तो दोस्तों, जो आधार है कि किस आधार पे नागरिकता हमको मिलती है, उसका एक तो आधार है कि जन्म के आधार पे, अगर कोई भारत में पैदा हुआ है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। वंश के आधार पे, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं वो कहीं अलग रह रहे हैं, और लेकिन वो भारत में ही उनका जो है वंशावली चल रही है, तो उसके आधार पे नागरिकता मिलती है। तीसरा है पंजीकरण के आधार पे, अगर हमारे देश का कोई नागरिक विदेश में रह रहा है और मान लीजिए कि वो प्रवासी हो गया है, तो अगर वो नागरिकता उसको उसका जब बच्चा पैदा होगा तो या वो खुद चाहता है तो उसको पंजीकरण करवाना पड़ेगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसके थ्रू मिलती है। और चौथा जो तरीका है वो देशीकरण, नेचुरलाइजेशन। इस तरीके से नागरिकता, अगर कोई विदेश का नागरिक भारत का नागरिक बनना चाह रहा है तो ये तरीका है, इस तरीके को अपना के वो भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। और पांचवा तरीका है दोस्तों, अर्जित भूमि, यानी कि भारत देश अगर किसी भूमि को अर्जित करता है जो कि भारत देश के सीमाओं से लगे हुए दूसरे देश या दूसरा कोई राज्य है, जैसे कि सिक्किम, पहले हमारे जब हमारा देश आजाद हुआ तो सिक्किम हमारे अखंड भारत का हिस्सा नहीं था, बाद में उसको शामिल किया गया, तो वहां के जो नागरिकों को जो नागरिकता प्रदान की गई है उसको अर्जित भूमि के आधार पे ही प्रदान की गई है। तो इस तरीके दोस्तों, परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कितने आधार पे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ये 5 आधार है दोस्तों। और समापन कितने आधार पे हो सकता है, जो हमारी नागरिकता है, क्या इसका समापन भी हो सकता है? जी दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। और उसका तरीका एक ये है कि आप खुद त्याग सकते हैं इस देश की नागरिकता, अगर आप दूसरे देश के नागरिक बनना चाह रहे हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप कोई देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं तब भी आपकी नागरिकता जो है टर्मिनेट की जा सकती है। और तीसरा जो तरीका है वो आपको वंचित किया जा सकता है, और ये सरकार के हाथ में है, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये सारी बातें बताई गई हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको नागरिकता से संबंधित बातें, जिनका बहुत ही सरल और सिंपल और सहज शब्दों में हमने आपके सामने वर्णन किया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान जो है उसकी एक एक बातें हमारे और आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि अगर हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो इसका बहुत लाभ है ही। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आप परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो आप एक जागरूक सजग नागरिक बने रहिए। अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने जीवन को सही चलाने के प्रति आप अवेयर रहें। इसके लिए हमको और आपको संविधान की मुख्य बातें जाननी बहुत आवश्यक है। और सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है संविधान का, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है भाग 3 दोस्तों। भाग 3 में क्या बात बताई गई है दोस्तों? भाग 3 में मूल अधिकारों की बात की गई है। मूल अधिकार,
फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों जो मूल अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि मूल अधिकार होते क्या हैं। दोस्तों जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स को मिलते हैं, यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं, जैसे कि हम और आप या दूसरे जितने भी लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, मनुष्य हैं, उन सबको कुछ ना कुछ मूल अधिकार हमारे संविधान के तहत या कानूनी प्रक्रिया के तहत दिया गया है, जो कि जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर इन अधिकारों से हमको या आपको वंचित कर दिया जाए तो हमारा जीवन जो है वो पूर्णत्व की तरफ नहीं बढ़ सकता है, और हमारा जीवन जो है वो सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। सर्वांगीण विकास क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम अगर मूल अधिकार हमको नहीं दिया जाएगा तो हमारा बौद्धिक विकास पूरी तरीके से नहीं हो सकता है। अगर हमको सीखने की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाए, हमारा भौतिक विकास नहीं हो सकता है। अगर हमको कोई भी अधिकार ना दिया जाए, कोई भी इस प्रकार की प्रक्रिया में जुड़ने का, किसी भी उत्पादन कार्य को करने का अगर हमको वंचित कर दिया जाए तो हमारा भौतिक विकास नहीं हो सकता है, हमारा नैतिक विकास नहीं हो सकता है। अगर हमको अधिकार ना दिए जाए, हमको गुलाम बना के रखा जाए तो हमें नैतिकता नहीं पैदा हो सकती है, और उसी के साथ साथ है कि हमारा आध्यात्मिक विकास भी नहीं होगा। दोस्तों मनुष्य का जो जीवन हमको आपको मिला हुआ है वो सिर्फ, ज्यादातर लोग क्या है कि भौतिकता को ही जीवन का आधार बना के आज तक जी रहे हैं, जबकि दोस्तों हमारा जो मनुष्य का जीवन है, हम पशुओं से अलग हैं। तो भौतिकता के अलावा भी बौद्धिक क्षमता विकसित होनी चाहिए, नैतिक क्षमता विकसित होनी चाहिए और आध्यात्मिक क्षमता विकसित होनी चाहिए। तो ये सारी क्षमता हम में और आप में विकसित हो, उसके लिए हमको जो है मूल अधिकारों की सख्त आवश्यकता है। इसीलिए दोस्तों जो मूल अधिकार हैं इनको मैग्ना कार्टा कहा गया है। दोस्तों ये मैग्ना कार्टा क्या है? ये एक तरीके का कह लीजिए कि अधिकार पत्र है। अधिकार पत्र यानी कि हमको और आपको, ये पहली बार ये शब्द जो मैग्ना कार्टा है दोस्तों, ये ब्रिटेन में उपयोग हुआ था। उस समय वहां पे राजशाही थी 1215 में दोस्तों। तो वहां का जो राजा थे, राजा जॉन, उन्होंने सामंतों प्लस सामान्य नागरिक को जो है कुछ अधिकार प्रदान किए थे। नागरिक नहीं, उस समय कह लीजिए प्रजा। तो उस समय जो राजा के अधीन सामंत थे और प्रजा थे, उनको कुछ अधिकार जब दिए गए तो उस अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया दोस्तों, जिसका मतलब होता है एक अधिकार पत्र। तो दोस्तों जब हमारा संविधान बनाया गया, और जब हमारा संविधान बनाया गया तो उसमें बहुत विस्तृत चर्चा की गई कि हमें अपने नागरिकों को क्या क्या अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। तो दोस्तों जब हमारा मूल संविधान बनाया गया तो उस समय हमारे संविधान में 7 प्रकार के अधिकारों की बात की गई थी। सबसे पहला अधिकार था दोस्तों समता का अधिकार। दूसरा अधिकार था दोस्तों स्वतंत्रता। तीसरा अधिकार था दोस्तों भेदभाव या शोषण के विरुद्ध। चौथा अधिकार दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा अधिकार दोस्तों था धर्म एवं संस्कृति शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता। और छठवां था संपत्ति का अधिकार। और सातवां अधिकार दोस्तों जो था वो था संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था, इसको लेके देश के सामने काफी दिक्कतें आने लगी आजादी के बाद से ही। तो इसको एक संविधान संशोधन के माध्यम से
1900 दोस्तों ये जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को दोस्तों जब संविधान बनाया गया तो इस अधिकार को रखा गया था, लेकिन जब संविधान बन गया और तमाम तरीके की दिक्कतें उत्पन्न होने लगी, बहुत ज्यादा लिटिगेशन होने लगा, मुकदमे होने लगे और बार बार जो है कोर्ट में अपील आने लगी, तो सरकार के सामने बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। इसलिए इस संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अधिकारों की सूची से हटा के, मूल अधिकारों की सूची से हटा के इसको भाग 12 में जो है अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार से मतलब है दोस्तों कि एक लीगल राइट्स है। अगर आपकी संपत्ति कोई है, अगर उसका कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है, कोई आपकी संपत्ति छीन रहा है, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, आप मदद मांग सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि पहले जो है आप अनुच्छेद 32 के तहत आप संवैधानिक प्रक्रिया बन जाती थी, यानी अब वो मूल अधिकार था, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन अब अगर आपकी संपत्ति पे कोई उल्लंघन होता है, किसी प्रकार का वायलेशन होता है दोस्तों, तो उसके लिए आपको पहले निचली अदालत में जाना होगा, उसके बाद फिर प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। यानी कि वो एक प्रकार का विधिक राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। तो दोस्तों हमें संविधान में ये जो अब जो मुख्य 6 जो अधिकार हमको मिले हुए हैं दोस्तों, उसमें से पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण एवं भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म का अधिकार और पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि जो हमें भाग 3 के तहत जितने भी मूल अधिकार मिले हुए हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो उनकी जो वैलिडिटी है अगर वायलेट होती है तो उसके खिलाफ हमको रेमेडी चाहिए, यानी उपचार चाहिए। तो कहां से मिलेगा? तो वो आर्टिकल 32 में स्पेशली बताया गया है। उसके तहत हमको और आपको संवैधानिक उपचार मिल सकता है। हम आप अपने अधिकारों के उल्लंघन पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है अपील कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारा मूल अधिकार है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं जिन्हें हमको आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले यह है कि इसको हम ये कानून के द्वारा परिवर्तनीय है। इन्फोर्सेबल है दोस्तों। मतलब यह है कि आपके संविधान, आपको जो मूल अधिकार मिले हुए हैं उसको आपको देने से सरकार मना नहीं कर सकती है। आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती है। ये उसको कानूनी तौर पे लागू करना ही पड़ेगा। इसका मतलब हुआ, ठीक है दोस्तों, प्रवर्तनीय। क्षमा चाहेंगे दोस्तों, ये ऐसे लिखा जाएगा, प्रवर्तनीय। ठीक है। और दूसरी जो इसकी विशेषता है कि अगर इसका उल्लंघन हुआ, आपके अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हमें जो मूल अधिकार मिले हुए हैं ये एब्सोल्यूट हैं? मतलब इनके ऊपर कोई निर्बंधन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है? ऐसी बात नहीं है। संविधान में जो हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं उसमें देश की इंटेग्रिटी और पीस यानी शांति व्यवस्था और अखंडता, उसको मेंटेन करने के लिए समय समय पे अगर आवश्यकता महसूस हुई तो पार्लियामेंट या सरकार उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं कि सरकार के जो मन में आया वो कर सकती है, नहीं। जो भी अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे तो वो रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल से मेरा तात्पर्य है कि वो युक्ति युक्त होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। जैसा कि कभी हमारे देश में जैसे कभी कोई दिक्कत होती है, इमरजेंसी आती है, तो हमारे कुछ मूल अधिकारों पे रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगाती है, जिसके बारे में जब हम इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पर और डिटेल पे हम जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं सबसे पहला जो हमें मिला हुआ है अधिकार। सबसे पहला अधिकार जो हमें मिला हुआ है वो है समता का अधिकार।
दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरत होगी, थोड़ा सा हम आपके साथ अपने इंडिया का जो हिस्ट्री है उसमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में आपसे बताना चाहेंगे, जैसा कि आप बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयर भी होंगे, और अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जैसी स्थिति में आज आप रह रहे हैं, 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे देश में ये सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से लागू नहीं थी। हर किसी को समानता का अधिकार नहीं मिला हुआ था। बहुत सारे लोग थे जिनको कहीं जाने की छूट नहीं थी, बहुत सारे लोग थे जिनको शिक्षा की छूट नहीं थी, बहुत सारे लोग थे उनको व्यवसाय करने की छूट नहीं थी, आप कोई दूसरा काम, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार की समानता संविधान ने हमको और आपको दी है, वो समानता संविधान लागू होने से पहले हमारे देश में, हमारे समाज में सबको समान रूप से हासिल नहीं था। इसीलिए दोस्तों जो समता का अधिकार है, इसका हमारे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए परीक्षाओं में बार बार यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इसका जानना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप आखिर ये समता का अधिकार है क्या, और संविधान में किस किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा की गई है, हम आपसे उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो समता का जो अधिकार है, समता का जो अधिकार है दोस्तों, उसमें जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है और आर्टिकल 18, 1 2 3 4 5, यानी 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें समता के अधिकार के बारे में बात की गई है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा मूल अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अनुच्छेद 12 और 13, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि समता का जो अधिकार है वो 14 समता का जो अधिकार है, यानी राइट टू जो इक्वलिटी है, वो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में उसके विषय में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब ये अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 ये कहां चले गए, इनमें क्या बात बताई गई है, तो 1 मिनट में हम उसको भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 12 जो है उसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। स्टेट का मतलब दोस्तों राज्य, यानी कि जो अधिकार हमको मिला हुआ है वो राज्य के द्वारा मिला हुआ है या राज्य के खिलाफ मिला हुआ है, यानी कि जो स्टेट हम पे गवर्न करता है, अधिकार हमें वहीं से मिले हुए हैं या उसके खिलाफ मिले हुए हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो स्टेट कौन कौन है उसके बारे में आर्टिकल 12 में बात की गई है कि आखिर स्टेट है कौन। तो स्टेट दोस्तों जैसे हमारा पार्लियामेंट है वो स्टेट है, जैसे हमारा विधानमंडल है वो स्टेट है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जैसे कि जो हमारी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जितने भी हैं वो स्टेट हैं, जैसे कि LIC हो गया या इस प्रकार की अन्य कंपनियां जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं वो स्टेट के परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई कंपनी, अगर वो प्राइवेट भी है लेकिन सरकारी टेंडर पे काम कर रही है तो वो भी स्टेट के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार से कुछ और भी संस्थाएं हैं जो सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं, वो भी स्टेट हैं। तो इस तरीके से जो जितना भी आपके आसपास जो माहौल है, जो सेंटर या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से एडेड जो लोग सॉरी जो संस्थाएं हैं वो सब के सब स्टेट के अंतर्गत आती हैं। अगर उनमें से कोई आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है, किसी भी प्रकार के आप राइट्स का, चाहे आपको क्षमता का अधिकार ना मिले, चाहे आपको स्वतंत्रता का अधिकार ना मिले, या और भी कोई अधिकार अगर वंचित किया जा रहा है आपको, तो जैसे मान लीजिए कि मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर जैसे मान लीजिए कि आप किसी धर्म विशेष से हैं और आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर आपको आपके धर्म को मानने से अगर रोकने की कोशिश कर रहा है तो ये आपके मूल अधिकार का उल्लंघन है, और इस तरीके से आप जो है उसके खिलाफ आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है अर्जी कर सकते हैं कि साहब ये हमें हमारे धर्म को मानने से मना कर रहे हैं। तो यानी कि जो डीएम है या एसडीएम है ये सब स्टेट है, राज्य के अंतर्गत ये लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या बात की गई है दोस्तों, अनुच्छेद 13 में बात की गई है न्यायिक समीक्षा की बात की गई है दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू।
दोस्तों न्यायिक समीक्षा क्या है, दो शब्दों में जान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी कानून जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अगर बनाते हैं और वो अगर किसी भी प्रकार से आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसकी जो न्यायिक समीक्षा है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट करेगा। और अगर वो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून है तो जितनी मात्रा में वो हमारे अधिकारों का यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा उतने अनुपात में वो कानून नल एंड वाइड होगा, यानी उसका असर नहीं होगा या वो खत्म माना जाएगा। दोस्तों मूल अधिकारों का इतना इंपॉर्टेंस है और इसमें स्पष्ट रूप से आर्टिकल 13 में यह बात बताई गई है कि अगर आपके मूल अधिकारों से समझौता करने वाला कोई भी कानून, चाहे हमारी पार्लियामेंट यानी संसद हो और चाहे विधानसभा हो या विधानमंडल हो, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करे या मूल अधिकारों में कटौती कर दे। और अगर ऐसा करने वाला कोई कानून पारित कर दिया गया तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आपसे जो बताना चाह रहे थे वो ये बताना चाह रहे थे कि जो समता का जो अधिकार है दोस्तों, जैसा कि हमने मूल अधिकारों के बारे में थोड़ा सा जाना कि मूल अधिकार क्या है और कैसे हमको प्राप्त होंगे, उसके बाद में स्टेट क्या है और जुडिशियल रिव्यू से हमको क्या क्या सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके बाद में दोस्तों जितने भी अधिकार हैं हम सब पे अलग अलग आपसे बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, जैसे कि समता का अधिकार हो गया दोस्तों, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार हो गया दोस्तों, और शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया दोस्तों, धर्म का अधिकार हो गया दोस्तों, उसके बाद में शिक्षा एवं संस्कृति का संरक्षण का अधिकार हो गया, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया, अब हम जब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे तो हम आप लोगों से एक एक अधिकार जो है दोस्तों, इस पे हम थोड़ा ज्यादा टाइम आपसे इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि ये मेरी दिली इच्छा भी है और मैं चाहता हूं कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर दें, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपको विस्तृत रूप से पता होना चाहिए कि हमें जो ये अधिकार मिले हैं इनका महत्व क्या है और इनका प्रावधान क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और समता का अधिकार जो है इस पे हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के जो प्रोत्साहन है, जो आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्रिप्शन बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।